नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम योगों के संभाषण में यदि मेरा सही है तो 8वें संभाषण में हम हैं। और आज मैं पुष्कर योग के बारे में बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमें गजकेसरी योग आदि तो याद रहते हैं, पुष्कर योग या अधियोग हम कई बार भूल जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जब योगों पे बात कर ही रहे हैं तो जितने योग मैं बता सकूं वो आपको बताने का मेरा प्रयास रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा मानना यह है कि केवल योगों को रट के उसका हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए जो हमें राशि चक्र दिए जाते हैं वो हमें प्रत्यक्ष हमारे जिंदगी में ऐसे राशि चक्र वाले हमारे पास आते नहीं हैं, वो अलग ढंग से आते हैं। तो इसलिए योगों पे बाकी भी ग्रहों का प्रभाव रहता है, इसे भी समझना, योगों की शक्ति समझना, वो कहाँ स्थित है, ये भी बहुत महत्व का है। मैंने शायद पहले गजकेसरी योग आदि के संभाषण में ये बोला होगा, इसे याद रखिए, इसका महत्व इस योग में आएगा। तो आज हम पुष्कर योग के बारे में देखेंगे। ये पुष्कर योग क्या है, मैं कोशिश करूंगा कि आज 20 मिनट के से ज़्यादा मैं आपका समय ना लूँ। तो ऐसा कहा गया, अधिमित्र गृहे केंद्रे जन्माधिपतिर विलग्नपति युक्त, यानी अधिमित्र के घर में केंद्र स्थान में चंद्र राशि का स्वामी तथा लग्नाधिपति, ये दोनों भी स्थित होना। वो केंद्र में स्थित होना, केंद्र तो शक्तिशाली है ही, और वो अधिमित्र के ग्रह में घर में स्थित होना चाहिए। इसका मतलब योग जब होते हैं तो इनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, किस भाव में। ये मैं कई बार मेरे ख्याल से बोल चुका हूँगा, मैं फिर से उसे दोहराता हूँगा तो वो मेरे शायद उम्र पे थोड़ा सा भुलक्कड़पन आ जाता है, उस पर आप डाल दीजिए। आप दयालु हैं तो आप मुझे समझ लेंगे। कभी कभी हो जाता होगा कि मैं 2 बार एक ही बात बोलता हूँ। इतने से काम हो गया कि आप पुष्कर योग आएगा? नहीं, वो पूरा अभी होने का है ना। वो कहते हैं पश्यति बल परिपूर्ण, बलवान होके यदि ये देखे, किसको देखे? लग्नम स्यात् पुष्कर योग, यानी केंद्र में स्थित अधिमित्र के घर में लग्नाधिपति और चंद्र राशि का अधिपति ये बैठ के बल से परिपूर्ण होकर यदि ये लग्न को देखेंगे तो पुष्कर योग होगा। अब ये बल परिपूर्ण जो है ये संभवतः चंद्र के लिए ज्यादा लागू होगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरा गलत भी हो सकता है। इसका कारण यह है कि अधिमित्र के घर में और केंद्र में यदि कोई ग्रह स्थित हो या त्रिकोण में स्थित हो तो वैसा भी बल अर्जित करता है। खासकर हम केंद्रादि बल की जब बात करते हैं, केंद्र में सबसे ज्यादा बल अर्जित करता है, तो भले बल परिपूर्ण तो होगा ही होगा। फिर कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो कभी कभी बल से क्षीण हो जाता है? नैसर्गिक है कि वो चंद्र ही है कि जो पक्ष बल से क्षीण हो सकता है। ऐसा तो खैर सूर्य भी उत्तरायण छोड़ के बाकी वक्त उसको थोड़ा कमजोर बताया गया है, पर वो इतना क्षीण नहीं होता, ये आपको भी पता है। वो सूर्य है, उसी से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है? इस पुष्कर योग से पुष्कर योग हो जाता है। ये पुष्कर योग में जन्म होने वाला क्या करता है? जायन्ते भूमिपालका नित्यम, ये भूमि का पालन करने वाला होता है। इसका मतलब आप राजा भी ले सकते हैं, क्योंकि महीपति भी बोला है, परंतु मुझे लगता है क्योंकि जो आगे आता है श्लोक में उसमें और कुछ कहा गया है, तो ये धन धान्य से संपन्न, अधिकार से संपन्न होगा। फिर और मैं जो बोल रहा हूं आगे क्या कहा है, तो क्षितिपति वंशी, राजा के घर में यदि पैदा होगा, क्षितिपति वंशी जाता, छत्र मुकुटान, ये छत्र और मुकुट धारण करने वाला भूपहा यानी राजा होगा, ऐसा कहा गया है। तो आपको मालूम है कि छत्र और मुकुट तो हर राजा पहनता है, परंतु छत्र जब पहनता है उसे हम छत्रपति कहते हैं, जिसकी सत्ता बाकी राजा भी मानते हैं। आपको याद होगा प्रभु रामचंद्र ने हमारा अश्वमेध के लिए घोड़ा छोड़ा था, वो उसी लिए था कि बाकी राजाओं ने हमारी सत्ता को कबूल करना चाहिए कि ये हमसे कुछ और विशेष ऊपर है, और इसके छत्र के नीचे बाकी राजा है। पर इसके लिए क्षितिपति वंशी कहा है। अब यहाँ हम
इसमें देखिए, ये तो हमें समझ गया कि ये बहुत अच्छा योग है, बहुत सत्ता रहेगी, धन होगा, लक्ष्मी संपन्न होगा, राजा होगा संभवतः। छोटे गांव का होगा तो गांव का मुखिया होगा, ऐसा भी हम समझ सकते हैं, जैसा कि काल योग में कहा गया है। तो क्योंकि क्षितिपति वंश होने पर ही वो सम्राट होगा, ये हम समझ गए। इसका मतलब एक क्षितिपति के वंश में क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, तो भूमिपालक कहाँ होगा, तो भूमिपालक और राजा तो एक ही बोलते फिर क्या, तो ये छोटा अधिकारी होगा, या उसे लक्ष्मी प्रसन्न होने की वजह से धन धान्य और जमीन जायदाद से वो संपन्न होगा। और ऐसे संपन्न व्यक्ति को कुछ अधिकार आ जाते हैं जो छोटे प्रमाण में राजा समर रहते हैं, राजा नहीं रहता। इसका अर्थ पहले तो ये हमें समझना है कि कभी भी हम जब किसी योग का परिणाम क्या होगा इसके बारे में बोलते हैं, तो ये ख्याल में रखना बहुत जरूरी है कि ये जातक किस स्थिति में इसका जन्म हुआ है, किस कुल में इसका जन्म हुआ है, किस परिस्थिति में, किस देश में इसका जन्म। इसीलिए देश काल और पात्र की संकल्पना हमें बताई गई, वो हम भूल जाते हैं। मैं तो कम से कम जब मैं जवान था तो मैं भूल जाता था कि भाई हमें तो ये बताया है, तो रिक्शा वाले का पुत्र साधारण योग से कितना ऊपर जाएगा, हो सकता है वो 10-20 ऑटो रिक्शा का मालिक हो जाएगा। और राजा का पुत्र, इसका समझो इसकी राशि चक्र में बहुत शक्ति ना भी हो, ये रिक्शा तो नहीं चला, ये हम इतना हम समझ सकते है ना। इसलिए जातक का जन्म कहाँ होता उसको सोच के उसके ऊपर जितना तीव्र योग होगा उतना वो ऊपर जा सकता है, इसे हमने पहले समझ लेना चाहिए। वरना फिर हम गलती कर देते, कई बार उत्साह हमें करते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये बड़ा दुखियारा आया है, इसे हम कुछ हिम्मत दे दें, परंतु ऐसा भी करते हुए हम सत्य से परे कभी न जाए, ऐसा मेरा सुझाव है। आप लोग विद्वान हो, आप ऐसा ही करते होंगे, मुझे यकीन है इसके बारे में। तो इतने से हो गया कि अधिमित्र के घर में केंद्र में बैठ गए ये दोनों, चंद्र राशि का अधिपति और लग्न का अधिपति, और उन्होंने देख लिया और सब हो गया, बलि परिपूर्ण भी है। अब इसमें आपको सोचना है ये अधिमित्र ग्रह कहाँ है, और लग्न को हम जब देखते हैं तो सहसा उसकी सप्तम के राशि का जो स्वामी है वो उसका शत्रु रहता है। अधिमित्र होने के लिए वो नैसर्गिक मित्र तो होना ही चाहिए, वो तात्कालिक मित्र भी होना चाहिए। तात्कालिक मित्र होना तो संभव है क्योंकि ग्रहों की कहाँ पर स्थिति है उसके हिसाब से वो तात्कालिक मित्र हो जाते हैं, पर नैसर्गिक मित्र होने के लिए होगा क्या? यदि समझिए मेष लग्न है तो उसके स्वामी का सप्तमेश ये मित्र होगा क्या? मंगल और शुक्र मित्र नहीं है, हमें पता है? अच्छा, सहसा तो ग्रह सामने ही देखते हैं, तो सप्तम में रहना तो बहुत सहज हो जाएगा। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो हम शायद गलती कर रहे हैं या हमारे समझ में गलती, इसको समझना चाहिए। वरना केवल अधिमित्र नहीं है तो ठीक है वो योग तो कुछ न कुछ प्रमाण में होगा। ऐसा भी पाराशर जी ने कहा है कि सब ग्रह यदि लग्न को देखे और वो बल युक्त होंगे तो राजयोग होता है, इसमें कोई शक नहीं। और बल अनेक रीति से प्राप्त हो सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं। परंतु हमें ये तो देखना है कि हमारी जो राशि चक्र हम डालते हैं तो इसमें लग्न एक क्ष राशि का होगा, तो यह राशि में क्या होता है ये हमें पता है। अब ये कब हो सकता है? तो हम यदि ग्रहों की दृष्टि की बात करें तो मंगल यदि दशम में रहे और शनि यदि चतुर्थ में रहे, इसका मतलब या तो लग्नाधिपति मंगल हो या शनि लग्नाधिपति हो, और दूसरा ग्रह जो है वो चंद्र जहाँ स्थित है उस राशि का स्वामी हो, तब ये दोनों भी देख सकेंगे, है ना। और ऐसे वक्त क्या होता है कि दशम भाव में यदि मंगल बैठा तो वो है तो भले ही शत्रु के राशि में, परंतु वो उच्च का होकर बलवान होकर बैठा है, दिग्बल भी लेके बैठा है, परंतु वो चतुर्थ राशि में हो तो और अच्छा है क्योंकि वो चंद्र के राशि में चला जाता है जो उसका मित्र है, और वो अधिमित्र होने की भी संभावना है ना। इधर तो अधिमित्र होने की संभावना नहीं है, पर हम समझेंगे चलो अधिमित्र का घर नहीं है तो उच्च की राशि है तो इसमें शक्ति है, तो इसको हमें थोड़ा बहुत समझ लेना पड़ेगा। फिर एक संभावना ऐसी है कि हम इसे राशि दृष्टि से देखें,
चलो हम राशि दृष्टि से देखेंगे। राशि दृष्टि से देखते हो क्या होता है, उस समय लग्न जो है ये द्विस्वभाव राशि का ही चाहिए, क्योंकि द्विस्वभाव राशि ही केवल एक दूसरों पे देखती है। बाकी राशियां चर राशि स्थिर राशि पे देखती है, स्थिर राशि, और ये एक दूसरे के केंद्र में रहती नहीं है, ये आपको भली भांति पता है। तो क्योंकि ये दोनों चीजें इकट्ठा आना चाहिए ना, तो ये दोनों इकट्ठा आने के लिए ऐसी एक संभावना है, इसे न भूलिए। और ये होने के बाद भी उस जातक का जन्म जो है वो राजा के घर में होगा, तो फिर वो छत्रपति सम्राट होगा, इसे हमें याद रखना है। फिर क्या होता है कभी कभी कि हम ये जब देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि इतना तो बता दिया, आप विद्वान ने समझ भी गए, पर बल परिपूर्ण भी बोला गया। अब यदि एक अधिमित्र के ग्रह में है और ये केंद्र में स्थित है, तो इनको केंद्रादि बल भी तो मिल गए। अधिमित्र का होने से अधिमित्र के घर में भी बल, फिर ये बल परिपूर्ण कहाँ से आ गया, इसे भी हमने सोचना चाहिए। जब हम योग का विचार करते हैं, या मैं जब करता हूँ, मैं जब सोचता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप इससे भी ऊपर जाके कर सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि यदि चंद्र होगा, क्योंकि चंद्र लग्नाधिपति भी हो सकता है, चंद्र खुद की राशि में भी स्थित हो सकता है, जैसा प्रभु रामचंद्र के जो कुंडली हमें बताई गई है उसमें है, वैसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो अकेले, परंतु सहसा योगों में दो ग्रह हो, तो केंद्र में बैठ गया है चंद्र और वो खुद की राशि में, तो वो सब हो गए, तो ऐसा समझने की गलती हमें नहीं करना चाहिए। सहसा जब योग होते हैं तो वो दो अलग अलग ग्रह आना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। अकेला ग्रह क्या नहीं, वो देगा पर उस प्रमाण में नहीं देगा, इसे हमें बिल्कुल खातिरपूर्वक समझ लेना चाहिए, इसमें कुछ भी आशंका न रहे, क्योंकि हम योग की बात करते हैं, युजक की बात करते हैं, और सहसा ये दो की जगह तीन होना, ऐसा मेरा मानना है कि तीन जगह ये इकट्ठा हो जाए तो वो जो योग है ये कोई वजन लेके जा सकता है, वरना कुछ भी दो बैलों को बांध दोगे तो वो हल नहीं चला सकता है ना। उसके पीछे भी वो डंडा भी लेना चाहिए, वो हल का फाल भी होना चाहिए, चलाने वाला। ये तीन जब इकट्ठा चलेंगे साथ में तो योग के परिणाम हमें मिलेंगे। मैं उपमा उत्प्रेक्षा वगैरह देने की मुझे जरा से आदत है, तो मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस ढंग से हमें आंखों से उसी चीज को होते हुए देखते हैं तो ज्यादा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर ये बल परिपूर्ण क्या हो गया, ये बल कहां से आएगा, ये दो जगह से आ सकता है, या हम तीन भी जगह से बोलते हैं, यदि हम चंद्र को और सूर्य की बात करें तो। मूलतः ग्रहों का बल ये नवमांश से आता है। हमें मालूम है कि उच्च का ग्रह राशि चक्र में यदि नवमांश में नीच नवमांश में है तो वो परिणाम जो है वो नीच के देगा, या उल्टा भी होगा कि नीच राशि में बैठा है परंतु उच्च नवमांश में बैठा है तो उच्च के परिणाम। इसका मतलब हमें ये अधिमित्र आदि यहाँ पर भी देखना चाहिए नवमांश, तब वो बल परिपूर्ण होगा। फिर वो यदि दिग्बल प्राप्त है तो और अच्छा, क्योंकि ग्रह कौन सा है, यहाँ ग्रह तो अलग अलग हो सकते हैं ना, एक ही ग्रह तो होगा नहीं, चंद्र और ये नहीं, क्योंकि चंद्र के राशि का स्वामी है और लग्न के राशि का स्वामी है, तो ये अलग अलग ग्रह रह सकते हैं, तो ये अलग अलग जगह दिग्बल प्राप्त करते हैं, ये हमें मालूम। उसके बाद में और क्या होता है, यदि चंद्र होगा, मैंने बोला कई बार तीन होगा, चंद्र होगा तो उसे शायद संभव था, उसका बल आता है पक्ष बल, तो इसका मतलब वो सूर्य से दूर होना चाहिए। और नैसर्गिक यदि सूर्य से दूर होगा और उसके साथ यदि शनि या मंगल के समान ग्रह बैठे होंगे, क्योंकि वो लग्नाधिपति है या चंद्र राशि के स्वामी है, तो वो वक्र भी होंगे, और वक्रत्व प्राप्त करने से शक्ति आती है ग्रहों में, इसे हम न भूलें। सहसा हमें भूलना नहीं चाहिए, वरना क्या हो जाता है कई बार कि हम जल्दबाजी में पहुंच जाते हैं कि भाई यहाँ बलि पर है, वो बल परिपूर्ण है, वो अधिमित्र के ग्रह में तो है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये अलग अलग जगह कहा गया है, इसका अलग अलग अर्थ है। इतना होने के बाद में भी बल होना ग्रह में, क्योंकि बल होगा तो, क्योंकि उसके परिणाम कौन देगा, ग्रह देगा, कहाँ से देगा,
एक स्थान से देगा, स्थान तो बता दिया, स्थान कैसा होगा, वो स्थान उसके अधिमित्र का, और ये भी बता दिया। और क्या, एक ग्रह में भी तो बल होना चाहिए, निर्बल ग्रह कैसा देगा, और वो भी कहा उसको राजा बना देगा। इसे हम इस ढंग से यदि हम सोचेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें योगों का प्रयोग करके उसका अर्थ निकालने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। क्षमता तो है, ये सब ज्योतिषी है हम लोग, तो ये इतना कठिन शास्त्र जब हमने पढ़ने के लिए लिया है तो हमने बहुत उसमें परिश्रम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। परंतु ऐसा बोलते हैं कि साधारण जो चीज़ है ना वो नज़र से निकल जाती है, और साधारण चीज़ों से ही बढ़ते बढ़ते पूरी इमारत बनती है। तो मैंने मेरे ख्याल से कहीं कहा भी है कि मैं तो केवल मूलभूत सिद्धांतों की बात करूँगा, क्योंकि वही मुझे समझता है, मैं उसके ऊपर विद्वान हूँ नहीं। पर जब तक किसी भी इमारत का उसकी नींव यदि मजबूत न हो तो ये इमारत कभी भी ढलेगी। हमें इमारत अच्छी बांधना है, ये ज्ञान की इमारत है, इसको नींव अच्छी होना, और इसी उद्देश्य से मैं ये संभाषण माला चलाता हूँ। वरना आपने देखा होगा कि मैं वो उसके लिए पे वगैरह वो वगैरह कुछ करता नहीं, मुझे समझता भी नहीं है ना। वो यूट्यूब में है कुछ एक पेड चैनल कर सकते हो, तो मुझे वो समझता नहीं। तो खैर ये मुझे ज़्यादा हो गया, अच्छा नहीं है, ये ख्याल में रहना चाहिए मुझे। फिर मुझे आ गया बुरा। तो हमें क्षितिपति वंश के साथ मुकुट छत्रान्विता ये बाकी भी जगह काम में आएगा कि कोई भी प्रबल योग है वो कहाँ जन्म हुआ, इसके जन्म काल की परिस्थिति क्या थी, इसको कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ने के लिए। यदि ये उठनी पड़ेगी तो ग्रहों का इसको जो सहारा लगेगा ये कितना ज़्यादा लगेगा, ये इसका मतलब ये ग्रहों की शक्ति कितनी ज़्यादा लगेगी, इनकी स्थिति कहाँ होना चाहिए, केवल योग होने से होता नहीं है। ये मेरे को यदि मेरी स्मरण शक्ति यदि काम दे रही है तो गजकेसरी योग के बारे में मैंने समझा है कि कहाँ पर हुआ तो वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, परिणाम ज़्यादा होगा। उसी के साथ हमें देश काल और पात्र भी समझना जरूरी है, और उसके तरफ ये श्लोक इशारा करता है। क्षितिपति वंशे जाता मुकुट छत्रान्विता भूपा, वो नहीं रहे तो क्या, हाँ फिर भी जाता जायते भूमि पालका नित्यम, ये हर वक्त भूमि पालक तो रहेगा। भूमि पालक यानी चौकीदार नहीं समझना। आजकल के लोग जो थोड़ा हमारे ही भाषाओं से दूर होते जा रहे हैं, आजकल खुद की भाषा बोलने को हमें कई बार शर्म महसूस होती है, तो हम सीखते नहीं हैं। वो भूमि पालक का अर्थ ऐसा है कि जो भूमि का पालन करता है, जो जिसके पास भूमि है, भूमि खुद की लेने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, और फिर उसके पास मकान भी है तो उसके पास धन धान्य भरपूर है, ऐसा ही इसका अर्थ है। तो इसमें हमने देखा है कि लग्न और चंद्र एक जातक का व्यक्तित्व और उसका मन, इनका संयोग होकर इन दोनों को यदि बल प्राप्त होता है तो आदमी काफ़ी आगे जा सकता है। ये बल नहीं होगा तो उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो नहीं जा सकता, कुंडली में नहीं है तो वो कुछ भी नहीं करेगा, ये भी हम भूल जाए। हमें फिर परिश्रम बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, इतना ही समझे। और मैंने आपका बहुत समय ले लिया है, तो अभी शायद 18-19 मिनट हो रहे हैं। तो आज तो मैं मेरा जो खुद के लिए मैंने बंधन 20 मिनट का डाला है, आज मैं उसका पालन भी कर सक रहा हूँ, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो आप लोग आपके अभिप्राय मुझे बताते रहिए, दोषारोपण करना है वो भी कर लीजिए, और मैंने और कुछ बोलना आपकी इच्छा होगी उसके बारे में बोलिए। आप ऐसे लिखते हैं, परम स्नेह है आप लोगों का, और मैं कोशिश करता हूँ मुझे जितना समझता होता, बट समय का भी थोड़ा बंधन हो जाता है, और कभी कभी थोड़ी थकान भी गड़बड़ कर देती है, तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। मैं प्रयत्न करते रहूँगा, और शुभ रजनी।